Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 30th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video we'll talk about high grade lithium in Nigeria. So recently in Nigeria, high grade lithium has been discovered. After that we'll talk about Kihoto Holahan judgment. इसे हम महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में इसे हम समझेंगे. देन विल टॉक अबाउट अ रिपोर्ट विच इज़ ओशंस ग्रेट डाइंग 2.0. देन विल टॉक अबाउट इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़. सो रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज़ फेसिंग इन्वेसिव प्लांट स्पीशी. उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे. एंड देन विल टॉक अबाउट GST काउंसिल इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो शुरुआत करते हैं. हमारा आज का पहला आर्टिकल GS पेपर 1 जोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आप इसे GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हैं. तो रिसेंटली नाइजीरिया से हाई ग्रेड लिथियम डिस्कवर किया गया है. सो इफ़ वी नो मोर अबाउट इट, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिथियम की सबसे बड़ी माइन कहाँ पे है. तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हार्ड रॉक लिथियम माइन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है. ग्रीन बुशेस माइन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हार्ड रॉक लिथियम माइन और यहीं इसी माइन से टैंटलम भी निकाला जाता है. एंड देयरफॉर अगर हम देखें कि वर्ल्ड के मेजर लिथियम कहाँ से आ रहा है तो 86% लिथियम ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो कि मेजर लिथियम प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का शेयर कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चिली एंड चाइना. एंड ये तो थे कि कहाँ से लिथियम माइन हो रहा है. ये इंपोर्ट कौन कौन से कंट्रीज़ कर रहे हैं. तो मेजरली जो मेजर इंपोर्टर्स हैं लिथियम के, दे आर साउथ कोरिया, चाइना, जापान, US एंड बेल्जियम. और अब नाइजीरिया के अंदर जो लिथियम मिला है, लिथियम मिनरल विच इज़ स्पोडोमीन एंड लिपिडोलाइट, ये लिथियम मिनरल्स हैं जो कि बहुत ही क्लोजली कैसेटराइट एंड कोलम्बाइट, टेंटलाइट, ये एक कॉल्टन एक एक्सटेंसिव बेल्ट है रेयर मेटल बेरिंग रॉक की जिसे पैग्माटाइट कहते हैं, उससे रिलेटेड है. तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. देखें, लिथियम मिनरल जो आपको मिला है दैट इज़ स्पोडोमीन एंड लिपिडोलाइट, जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद कैसेटराइट एंड कोलम्बाइट टेंटलाइट. ठीक है, बट जो मेजर टर्म आपने याद रखनी है ये आपको रेयर मेटल बेरिंग रॉक से मिला है विच इज़ पैग्मेटाइट. ये कुछ आपने चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है. अब क्योंकि हाई ग्रेड लिथियम मिला है तो लिथियम से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए. 1817 में इसे स्वीडिश केमिस्ट जोहान ऑगस्ट आफ्रेडसन ने डिस्कवर किया था एंड इन्होंने इसे मिनरल पेटालाइट में इसे डिस्कवर किया. एंड लिथियम बेसिकली जो ब्राइन डिपॉजिट्स थे उसमें से मिला. लिथियम पैग्मेटाइट ओर से मिलता है, जैसे कि हमारे पास स्पेडोमीन है, लिपिडोलाइट है और एक और हमारे पास फॉर्म आती है विच इज़ एम्बाइलोगोनाइट. ये 3 ओर्स हैं जहाँ से आप लिथियम को निकाल सकते हैं. तो अभी नाइजीरिया में हमने क्या पढ़ा कि नाइजीरिया में स्पोडोमीन है और लिपिडोलाइट है. इसके अलावा एम्बाइलोगोनाइट और भी होती है. दे आर वेरी दे आर फाउंड इन दीज स्पेशलाइज्ड रॉक्स जिनको हम रेयर कैन ग्रेजीन्स भी बोल देते हैं. एंड अगर हम लिथियम की ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंस देखें कि हमारी अर्थ की क्रस्ट में कितना लिथियम प्रेजेंट है, तो ओनली कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 0.02%. Coming down to the properties of lithium, it's very soft and silvery white alkali material. This is the lightest metal and the lightest solid element. ये बात आपने याद रखना है. देखो, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना शुरू करते हो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3rd नंबर पे आता है. तो ये देखिए, दिस इज़ वाई द नंबर 3 इज़ यूज्ड हियर. एंड ये लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम दे आर गैसेस. तो ये एक टर्म आपको पता होनी चाहिए दैट लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट. इट इज़ वेरी सॉफ्ट, इट कैन बी कट विद द नाइफ एज वेल और इसकी डेंसिटी काफ़ी कम रहती है. एंड इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल एंड देयरफॉर इट इज़ स्टोर्ड इन मिनरल ऑयल. काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है, काफ़ी रिएक्टिव है, इसीलिए मिनरल ऑयल्स के अंदर इसे स्टोर किया जाता है.
इट इज़ नेवर फाउंड फ्री इन द नेचर, कि कभी, क्योंकि रिएक्टिव है तो फ्री फॉर्म में तो आपको नेचर में मिलेगा ही नहीं. यूजुअली इट इज़ फॉर्म्ड इन दैट कंबाइंड विद द ओशन वाटर, या फिर जो ब्राइन्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस जहाँ पे हो रही है लिथियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, वहाँ पे ये आपस में कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलता है. Lithium can even float on the lightest hydrocarbon oil, and it is only one of the 3 metals which are floating on the water. काफ़ी important बात है ये. साइंस एंड पॉइंट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से लिथियम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो देर आर ओनली 3 मेटल्स जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, दैट इज़ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. एंड लिथियम कैन इवन फ्लोट ऑन द लाइटेस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑयल्स एज वेल. Now, if we look at the applications of lithium, so it is mainly used to produce alloys. जो lead है उससे white metal produce किया जाता है, जिसमें engine की जो bearings होती हैं उसमें lead लगता है. जो aluminium है वो aircraft के parts में use किया जाता है. Magnesium mainly armor plates बनाई जाती हैं. Whereas अगर हम lithium की बात करें तो lithium electrochemical cells में यूज़ होता है. Recently हम electric vehicles के बारे में पढ़ रहे हैं, so we know that lithium is a key component of that as well. लिथियम को आप रिचार्जेबल, आपकी जो बैटरीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कैमराज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब की रिचार्जेबल बैटरीज़ में भी लिथियम यूज़ होता है. और जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं जैसे कि हार्ट पेसमेकर, टॉयज़, क्लॉक्स, इनमें भी लिथियम यूज़ किया जाता है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, जैसे कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड बैटरी है जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ की जाती है और इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज़ किया जा सकता है. एंड इट्स रिलेटिवली वेरी चीप. तो एक चीज़ जो आपने याद रखना है दैट इज़ दिस, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरीज़ के अंदर लिथियम का मेजर रोल आ जाता है. वी हैव लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट एज वेल. ये बहुत नियो है, इसकी बैटरी परफॉर्मेंस देखें तो हाई परफॉर्मिंग रेंज में जाती है. एंड इट इज़ मेनली डेवलप्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट. बट अभी वी आर सीइंग कि इसके वाइडर यूज़ आ सकते हैं बिकॉज धीरे धीरे इसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती जा रही है. देन वी ऑल्सो हैव लिथियम आयरन फॉस्फेट. दिस इज़ द सेफेस्ट टेक्नोलॉजी और इसमें भी काफ़ी हाई परफॉर्मेंस मिलता है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, बट इट इज़ मोर पॉपुलर इन चाइना. Then we also have another combination which is lithium nickel cobalt aluminium oxide. This is basically developed जिससे कि जो cobalt की consumption है वो reduce हो जाए, and it is also known as solid performer, and because this is even of a reasonable cost and this is popular outside China. Then we should also know the lithium reserves in India. देखिए इंडिया में हमारे जो रिसर्चर्स हैं at the Atomic Mineral Directorate which comes under India's Atomic Energy Commission, they've estimated that India has around 14,100 tons of lithium जो कि बहुत small patches में है. There is southern कर्नाटका की जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सर्वे के दौरान ये स्मॉल पैच मिला है. एंड दिस कुड ऑल्सो बी इंडियाज़ फर्स्ट एवर लिथियम डिपॉजिट साइट विच इज़ फाउंड. अभी तो हम करंटली अपना सारा लिथियम जो है वो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सर्वेज हुए हैं इसके अंदर जो सदर्न कर्नाटका का जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ अ प्रॉमिसिंग एरिया. एंड देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट लिथियम ट्राइंगल. वी हैव एन इंटरसेक्शन ऑफ 3 कंट्रीज़ जिसमें चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना आ जाते हैं. दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज लिथियम ट्राइंगल. अब इसे लिथियम ट्राइंगल इसलिए कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के सॉल्ट फ्लैट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोलीविया का सलार दे ओइनो आ जाता है, चिली की सलार दे आटाकामा आ जाता है, अर्जेंटीना का सलार दे एरिज़ारो आ जाता है. एंड इन सॉल्ट फ्लैट्स में it is said that there is about 75% of the existing lithium reserves. So half of the world's known lithium reserves they are located in Bolivia, जो कि एंडीज़ की आपको ईस्टर्न स्लोप में मिलता है. एंड और भी बहुत सारी साइट्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन की गई है, अफ़गानिस्तान, यूएस, यहाँ पे भी कुछ लिथियम रिजर्व्स हैं. बट ये लिथियम ट्राइंगल आपने याद रखना है जिसमें चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना ये 3 कंट्रीज़ आ जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट कीहोतो होलाहान जजमेंट. तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान कुछ रेफरेंसेस दी जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैंडमार्क जजमेंट इन कीहोतो होलाहान वर्सेस जाचिलूहू एंड अदर्स केस.
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो स्वीपिंग डिस्क्रिशन जो स्पीकर के पास है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था. So the discretion of speaker to decide the disqualification of MLAs, this was upheld by Supreme Court in the Quijote Holahan judgment. तो ये quijote Holahan केस क्या था? तो जब हम बात करते हैं कि जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे MPs हैं, MLAs हैं, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो इस लॉ के अंदर स्पीकर को पावर दी गई है टू डिसाइड इन सच मैनर. And this became the part of a statute book in 1985 and जिस टाइम पे 10th शेड्यूल के दौरान जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अडॉप्ट किया गया था. तो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया 10th शेड्यूल को, बट इसे सेटल डाउन किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस quijote Holahan जजमेंट. तो जो 10th शेड्यूल के अंदर स्पीकर को पावर दी गई थी, इसे चैलेंज कर दिया गया था. प्रिंसिपल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में यही था कि इस एक्ट के वजह से 10th शेड्यूल में स्पीकर को बहुत पावरफुल रोल दिया गया है एंड इट्स वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. तो जुडिशियल प्रिंसिपल है दैट देयर आर सर्टेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स जो कि ऑल्टर नहीं होने चाहिए बाय एनी सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट्स. ये बेसिक प्रिंसिपल जो टर्म यूज़ हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस के अंदर दी थी. तो ये क्वेश्चन रखा गया कि ये जो 10th शेड्यूल आया है, एंटी डिफेक्शन लॉ आया है, इसके अंदर स्पीकर को बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग मैटर की पावर दे दी गई है एंड दिस इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच वाज लेड बाय द केशवानंदा भारती केस. इसमें जो पिटिशनर्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इट वाज फेयर दैट स्पीकर शुड हैव ब्रॉड पावर्स, बट इट शुड बी गिवन दैट देयर इज़ ऑलवेज अ रीजनेबल लाइकलीहुड ऑफ बायसनेस. तो ये जो जजमेंट थी, दिस वाज ऑथर्ड बाय M.N. वेंकटाचल्या एंड K. जयाचंद्र रेड्डी, एंड उन्होंने इस क्वेश्चन में ये कहा कि स्पीकर हो या चेयरमैन हो, दे हैव अ वेरी pivotal पोजीशन इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड देयरफॉर दे आर गार्डियंस ऑफ द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस. सो दे आर एक्सपेक्टेड टू डू और टू टेक of far decisions in the parliamentary democracy. और यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कहा गया कि जो 10th शेड्यूल है, इसे एक्सेप्शनल नहीं मानना चाहिए. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए स्पीकर का बहुत बड़ा रोल है एंड देयरफॉर दे एडेड कि जो शेड्यूल का प्रोविज़न है जिसके अंदर इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और ये जो अनप्रिंसिपल्ड अनएथिकल जो डिफेक्शंस होती हैं, इसे कर्ब करने के लिए ये शेड्यूल ऐड किया गया है. वेराज बाकी कुछ जजेस का इसमें डिफरेंट अगर हम व्यूज़ देखें तो जस्टिस ललित मोहित शर्मा और JS वर्मा ने भी इसका डिफरेंट व्यू दिया. जिससे कि जो स्पीकर का टेन्योर है, हु इज़ द अथॉरिटी ऑफ द 10th शेड्यूल टू डिसाइड दिस डिस्प्यूट, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस. And therefore they said that he does not satisfy the requirement of independent educatory authority. अब इंडिपेंडेंट एजुकेटरी मशीनरी की अगर हम बात करें, क्योंकि इस तरह के जो डिस्प्यूट्स जो आ रहे हैं जिसके अंदर मेंबर ऑफ द हाउस की कॉम्पिटेंस की हमें बात करनी है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि स्पीकर की चॉइस, जिसको कि सोल आर्बिटर रखा गया है इन दिस केस ऑफ मैनर्स, दिस इज़ एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑन द बेसिक फीचर्स. इसी केस को लेकर इसी तरह के और भी रूलिंग्स हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आई हैं. 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बैलेंस ऑफ पावर जो स्पीकर की है उसे थोड़ा शिफ्ट किया था. वी हैड अ लैंडमार्क जजमेंट ऑफ नमाब रेबिया वर्सेस बेमांग फेलिक्स केस, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की कुछ पावर्स को लिमिटेड किया था. एंड इस केस में बेसिकली ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली इम्पॉसिबल है for a speaker to proceed with disqualification proceeding if a no confidence motion against him is pending. तो स्पीकर का जो एक्शन है in terms of one or more disqualification petition under 10th schedule, it will be coming as a notice for the resolution of his or her own removal from the office of speaker is pending would appear to be unfair. अगर उनका खुद का कोई रेजोल्यूशन पेंडिंग है, अगर वो डिसाइड कर रहे हैं किसी और की डिस्क्वालिफिकेशन, तो ऐसे केस में ये एक अनफेयर
राइट होगा। और अगर स्पीकर ट्रूली और राइटफुली अपनी सपोर्ट इन्जॉय करता है विद द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द MLAs, so it would be very difficult whatsoever to demonstrate the confidence which the members of state legislature repose in him. बट इसकी कुछ रिपरकशंस भी हैं। ये जो रूलिंग है, इससे जो डिफेक्टिंग लेजिस्लेटर्स हैं उनको एक विंडो दे दी गई टू स्टॉल और टू सर्कमवेंट द 10th शेड्यूल, बिकॉज दे वर सीकिंग द रिमूवल ऑफ स्पीकर व्हेन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग आर एंटिसिपेटेड। तो इससे जो स्पीकर के जो हैंड्स हैं उनको इफेक्टिवली टाई किया गया, तो ये इसकी रिपरकशन भी थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली एक स्टडी की गई जिसके अंदर ये कहा गया कि जो हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे मेरीन हीट वेव आई है, एंड जिसकी वजह से जो नदर्न बे ऑफ बंगाल है, इट विल बी द परमानेंट फीचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, मेरीन हीट वेव, एंड दिस इज़ ओशन ग्रेड डाइंग 2.0। तो स्टडी में ये देखा गया कि अगर हम 1901 से लेकर 2012 तक देखें तो हमारा जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है इट हैज़ वार्म्ड अप बाय 1.28 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज बाकी इंडियन ओशन में हमें 0.78% का 78 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। बे ऑफ बंगाल का जो सरफेस वाटर है ये मेनली 28 डिग्री सेल्सियस से अबव रहा है। सिमिलर पैटर्न्स अरेबियन सी से भी इमर्ज हो रहे हैं, बट अरेबियन सी सीम टू बी कूलर दैन 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है इट इज़ नॉट ऑलवेज फर्टाइल टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लॉन्स, क्योंकि जब आप ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स पढ़ते हैं तो यू रीड अबाउट दैट द सी सर्फेस टेम्परेचर शुड बी मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे लास्ट डिकेड अगर हम देखें तो अरेबियन सी भी वार्म अप हो रही है रैपिडली, वहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो 1.2 to 1.4 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो क्रॉस कर रहा है सिंस 1950s, बट इट इज़ क्वाइट लार्ज। And right now if we see the Arabian Sea temperature is often above than 28 degree Celsius and therefore it favors cyclones. And यहाँ पे जो मेरीन हीट वेव्स हैं इनकी अगर हम ड्यूरेशन देखें, फ्रीक्वेंसी देखें तो ये लगातार बढ़ती जा रही हैं, अपवर्ड ट्रेंड आपको वहाँ पे मिलेगा। They have increased by roughly 20 days per decade and 1.5 to 2 events per decade between 1982 and 2019. तो अब इस स्टडी से जो इश्यूज़ यहाँ पे मेनली साइट हुए हैं, तो पहला तो ये है कि जो हमारे ओशंस हैं वो वार्म अप हो रहे हैं। देखो जिस तरह अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इट इज़ बॉइलिंग ओशंस एज वेल, एंड इफ वी टॉक अबाउट द ओशंस, ओशंस आर अ क्लाइमेट मॉडरेटर फॉर अ प्लानट, एंड इन ओशंस की वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेटिक साइकिल है वो डिसरप्ट होता है। ओशन के टेम्परेचर में चेंजेस आने से ओशन करंट्स में चेंजेस आएंगे, and they have picked up pace by 15% per decade, and these are mainly because of the human driven activities. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत प्रोनाउंस हो चुके हैं अब, क्योंकि जो सरफेस विंड्स हैं वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो चुकी हैं, ट्रॉपिकल करंट्स बहुत ज़्यादा वार्म वाटर लेकर जा रहे हैं टू द हाई लैटिट्यूड्स। देयर इज स्टोरेज ऑफ हीट, नाउ हीट इज़ रीचिंग डीप इनटू द ओशन, एंड जिससे जो हीट है वो डेप्थ्स तक स्टोर हो रही है, एंड इट इज़ हेल्पिंग टू स्लो द वार्मिंग ऑन लैंड। इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज। सी सरफेस टेम्परेचर ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का राइज हो चुका है बाय एन एवरेज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1951 to 2015, लेकिन जो ग्लोबल एवरेज है दैट इज़ ऑफ 0.7%, लेकिन इंडियन ओशन के लिए इट वॉज 1 डिग्री सेल्सियस। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट ऑन कोरल्स, so corals are also struggling to survive in the high temperature water. Recently we talked about corals. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगेन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़। तो रिसेंटली काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में एक न्यू थ्रेट आया है फ्रॉम एन इन्वेसिव प्लांट स्पीशी। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में काफ़ी सारे इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं, स्पेशली वन हॉर्न राइनो एंड अदर एनिमल्स, दे आर थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ द वन हॉर्न राइनोज़। तो यहाँ से आप अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दोबारा इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़ की न्यूज़ आई है कि काजीरंगा नेशनल पार्क का जो नेचुरल हैबिटेट है फॉर द वन हॉर्न राइनोसॉरस वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ द इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़। आगे बढ़ते हैं।
जीएसटी काउंसिल भी न्यूज़ में है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो चुकी है। एंड जीएसटी काउंसिल का अगर हम रोल देखें, दैट इज़ टू इम्प्लीमेंट जीएसटी। 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। ये 2016 में हुआ एंड दिस बिल वाज पास बाय मोर देन 15 स्टेट्स। एंड उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने इस बिल को असेंट दिया एंड देन दिस बिकेम 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। तब से ही जीएसटी काउंसिल जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिस डिसाइड्स ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है जहाँ पे सेंटर और स्टेट्स दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। इट इज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 279A एंड क्लॉज 4 एंड इससे जीएसटी काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ जो कि चेयरपर्सन रहते हैं इस काउंसिल के, इसके अलावा हमारे पास सेंटर से भी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड वी ऑल्सो हैव द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स हु आर प्रेजेंट हेयर। देन फंक्शंस अगर हम देखें, सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट अबाउट सम इम्पॉर्टेंट इशूज़ रिलेटेड टू जीएसटी, जैसे कि कौन सी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगना है, किनको एग्जेम्प्ट करना है, जीएसटी लॉ को किस तरह मॉडल करना है। एंड इट ऑल्सो डिसाइड्स दी स्लैब रेट्स ऑल्सो, जो टैक्स रेट्स हैं, जो स्लैब्स हैं, वो भी ये डिसाइड करता है। जैसे कि एक इंटरिम रिपोर्ट के अंदर ही सजेस्ट किया गया था कि जो 28% है जीएसटी, उसको कैसीनोज़ और ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग के ऊपर लगाना चाहिए। तो ऑनगोइंग मीटिंग जो चल रही है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो मई में डिसाइड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन लॉट डिटेल। इसके बाद ये पहली मीटिंग है जो हो रही है। कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 246A में कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को साइमल्टेनियसली पावर दी है टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी एंड टू मेक एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल आर द प्रोडक्ट ऑफ कोलैबोरेटिव डायलॉग, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि इस मीटिंग के बाद मेजर आउटकम्स क्या निकल के आते हैं। बट ये चीज़ याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है, ये पहली मीटिंग है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.